हेलो बच्चों, यस क्या हाल चाल? बढ़िया। स्वागत आपका एक बार और धमाकेदार लेक्चर के साथ धमाका सीरीज में। यस प्यारे बच्चों, इसके पहले लगभग 3 लेक्चर हो चुका है। आज हम बात करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री को आगे बढ़ाते हुए। आज हम छोटी छोटी परिभाषाएं, जिसमें सबसे पहले मापन में अनिश्चितता, ठीक है, और इसके साथ साथ आज हम देखने वाले हैं रासायनिक संयोजन के नियम। तो आज दो बड़ी बड़ी टॉपिक है, जबरदस्त टॉपिक, जिसमें छोटी छोटी कुछ टॉपिक आएंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आज हम देखेंगे मापन में अनिश्चितता, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें सबसे पहला होगा वैज्ञानिक संकेतन। अब ये वैज्ञानिक संकेतन क्या है, चलिए देखते हैं। जिसे हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन, मतलब एक दशमलव वाली संख्या में कुछ परिवर्तन करके लिखना। सिंपली बात कि अगर कोई संख्या दिया है, उसमें हम दशमलव को इधर या उधर करके लिखते हैं, तो वो कहलाता है वैज्ञानिक संकेतन। जैसा कि आपको बता दें कि यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आपको मान लीजिए दिया है वाट 1500 दिया है, ठीक है, और इस 1500 को वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। तो वैज्ञानिक संकेतन का मतलब होता है एक प्रकार का फॉर्मेशन देना, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन मतलब एक प्रकार का फॉर्मेशन देना, उस डिजिट को एक अलग पहचान देना, ठीक। मतलब ये होगा कि 15 को हम सिंपली 15 गुणा 100 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इससे अगर सिंपल करते हैं बच्चों, तो 15 और ये 100 का मतलब होता है ये 0 2 बार, ठीक है, यानी 10 पे पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम इससे और सरल करें तो 15 का मतलब ये होता है कि 15 को हम 1.5 कर देंगे और यहाँ पे गुणा 10, और ऑलरेडी यहाँ पे गुणा 10 पे 2, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 1.5 गुणा 10 पे पावर 3। तो यह जो 1.5 गुणा 10 पे पावर 3 आया है, यह 1500 के लिए एक साइंटिफिक नोटेशन है। यानी यूं बोल सकते हैं कि ये क्या है, वैज्ञानिक संकेतन है, ठीक है। क्या होगा, ये वैज्ञानिक संकेतन होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार अगर किसी भी डिजिट को, किसी भी संख्या को, दशमलव को इधर उधर करके जब हम एक नया प्रारूप देते हैं, एक नया निश्चित मान देते हैं, तो वहां पे ये होता है साइंटिफिक नोटेशन, दैट मीन्स वैज्ञानिक संकेतन, ठीक है। तो सिंपली बच्चों एक दो लाइन में पहले इसका मतलब लिखें, इसका भाषा लिखें, फिर हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, कुछ इसमें रूल्स लागू होंगे, कुछ इसमें नियम लागू होंगे। जबरदस्त 2 नियम मिलेंगे आपको किसी भी डिजिट को साइंटिफिक नोटेशन का रूप देना, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान जाए कि जो वैज्ञानिक संकेतन होता है या जो साइंटिफिक नोटेशन होता है, इसका मतलब है क्या, ठीक है। क्या कर रहा है वैज्ञानिक संकेतन, क्या कर रहा है, इसका मतलब होता है वाट किसी भी संख्या, ठीक है, किसी भी संख्या में दशमलव के स्थान को परिवर्तित करके संख्या को वैज्ञानिक संकेतन में परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बातें हैं जी। तो एक वैज्ञानिक संकेतन, एक साइंटिफिक नोटेशन का यही मतलब है, सिंपल कि अगर कोई संख्या दिया है तो उसमें जो दशमलव का स्थान हम इधर का उधर करके, यानी परिवर्तित करके, हम उसे आराम से वैज्ञानिक संकेतन का एक फॉर्मेट दे सकते हैं। मतलब साफ साफ है यार कि वैज्ञानिक संकेतन का मतलब एक फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब इसमें जो प्राप्त नई संख्या होती है वैज्ञानिक संकेतन में बच्चों, वैज्ञानिक संकेतन में प्राप्त नई संख्या, ठीक है, जो प्राप्त नई संख्या होती है, प्राप्त नई संख्या या तो एक होगी, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, तथा 10 से कम, तथा 10 से कम होती है, 10 से कम होती है, ठीक है, 10 से कम होती है। ये क्या है, तो जरा इस चीज को विचारें। अब कोई संख्या दिया रहेगा तो उसको हम कैसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे। जैसे कि हम 1500 को बताया है 1.5 गुणा 10 पे क्या लिखे हैं, पावर 3, ठीक है। तो मतलब क्या बच्चों, तो यहाँ पे 2 मतलब आएगा। पहला ये मतलब आएगा वैज्ञानिक संकेतन रूप लिखने के लिए, पहला मतलब ये आएगा। तो सबसे पहले क्या होगा बच्चों, यहाँ पर यदि किसी संख्या, ठीक है, यदि किसी संख्या में वाट, राइट हियर,
दशमलव को बाईं ओर ले जाते हैं, दो ही काम करेंगे, तो बाईं ओर ले जाएंगे तो दाईं ओर ले जाएंगे, ठीक है। यदि किसी संख्या में दशमलव को बाईं ओर ले जाया जाता है बच्चों, ले जाया जाता है, तो प्राप्त संख्या में 10 पे पावर n से गुणा करते हैं, तो प्राप्त संख्या में 10 पावर n से गुणा करते हैं। अब इसका मजा तब आएगा जब एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। तो किसी भी संख्या में, ठीक है, मान लीजिए आप दिया है 5 3 4 दशमलव 2 8 करके दिया है, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, ठीक। अब इसमें करना क्या है, दशमलव को ले जाना बाईं ओर, बाईं मतलब इधर ले जाना, ठीक है। तो बच्चों अगर हम इसको ध्यान से देखें तो जब ये दशमलव इधर जाएगा, एक अंक दो अंक, सपोज ये दशमलव इधर गया, ठीक है, एक अंक और कितना अंक, दो अंक, तो यहाँ आप लिखेंगे वाट 5.348। तो जितना अंक जाएंगे, n का मतलब होता है कि कितना अंक हम जा रहे हैं, ठीक है। n का मतलब होता है एक प्रकार का संख्या, तो वह संख्या जितना अंक हम जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक अंक और ये दो अंक, ये दोनों अंक इधर गए, 4 और 3, तो दो अंक हम इधर जा रहे हैं बाईं ओर, तो 10 पे पावर क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। अच्छा मान लीजिए इसी प्रकार हम ये बोलते हैं कि यहाँ पे ले लिए वाट 345.6.7, ठीक है, कुछ ऐसा। अब यहाँ पे जरा ध्यान देंगे, यहाँ पे दशमलव को अब हम ले जाएंगे फिर से बाईं ओर, तो 1 2 3, सपोज हम दशमलव को लाते हैं यहाँ पे 3 के पास, तो क्या होगा, तो 3.457 होगा। और यहाँ पे 10 पे पावर हम गुणा करेंगे, एक अंक, दो अंक और 3 अंक, तो 10 पे पावर किससे होगा, 3 से होगा। तो इस प्रकार ये जो देख रहे हैं यही तो है भैया, यही तो है साइंटिफिक नोटेशन, SCIENTST साइंटिफिक, यही तो है भैया साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन, यही तो है साइंटिफिक नोटेशन, यही तो है वैज्ञानिक संकेतन, ठीक है। चलिए अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे दशमलव संख्या को हम दाईं ओर ले जाते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पे दूसरी बात है क्या हो जाएगा, यदि संख्या में दशमलव को, यदि किसी संख्या में दशमलव को किधर ले जाते हैं, दाईं ओर ले जाएं, तो प्राप्त संख्या में किससे गुणा करेंगे, तो प्राप्त संख्या में बच्चों गुणा करेंगे 10 पे पावर -n से, ठीक है। अगर हम दशमलव को बाईं ओर ले जाएंगे तो +n से गुणा करेंगे, अगर दशमलव को दाईं ओर ले जाएंगे तो -n से गुणा करेंगे, ठीक है। तो -n से गुणा कर देते हैं, ठीक है। मजा कब आएगा, जब एग्जाम्पल देंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है, जैसे ले लिया वाट 0.0023 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो जरा, अब दशमलव इधर से इधर जाएगा तो दाईं ओर जाएगा, इसमें दशमलव क्या था, इधर से इधर आया था, यानी बाईं ओर आया था। तो बच्चों जब इसको हम इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे 2 के पास, 2 और 3 के पास जब दशमलव लगेगा तो सिंपल लिखेंगे 2.3, क्योंकि इधर 0 तो खत्म हो जाएगा। तो ये जो दशमलव गया है, एक अंक, दो अंक, तीन अंक, कितना अंक, एक अंक, दो अंक, तीन अंक, यानी यहाँ पे गुणा करेंगे 10 पे पावर -3 से, कितना है ये भैया, यस। कुछ और एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए ले लिया यहाँ पे वाट, यहाँ पे ले लिया गया 0.00034, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, जरा ध्यान देंगे। तो बच्चों यहाँ पे 3 और 4 के बीच में दशमलव लगाएंगे तो 1 2 3 4 अंक जाएंगे, कितना अंक, 3.4 गुणा हो जाएगा 1 2 3 4 अंक, तो 10 पे पावर -4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये है सिंपली भैया आपके सामने एक साइंटिफिक नोटेशन का पूरा मतलब, ठीक है, एक वैज्ञानिक संकेतन का पूरा मतलब, ठीक है। एक बार और रिवाइज करते हैं, सिंपली वैज्ञानिक संकेतन या साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है एक प्रकार का फॉर्मेशन जो ये बताता है कि हम बड़े आराम से किसी भी संख्या को हम वैज्ञानिक संकेतन में लिख सकते हैं, यानी 10 पे पावर के रूप में लिख सकते हैं। तो जब 10 के पावर के रूप में लिखेंगे तो वहां पे दो तरह से होगा, या तो दशमलव का जो अंक है
या वह दशमलव बाईं ओर जाएगा या वह दशमलव दाईं ओर जाएगा। तो बस ध्यान देना है दोनों बातों को कि पहली बातें जब संख्या में दशमलव किधर ले जाते हैं, बाईं ओर। किधर ले जाते हैं, बाईं ओर। तो वहां पे करते हैं गुणा 10 में पावर n से, और जब संख्या में दशमलव को हम दाईं ओर ले जाते हैं तो वहां पे गुणा करते हैं पावर का माइनस n से। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मुझे लगता है क्लियर है। सो इसलिए आप स्क्रीनशॉट लें। फिलहाल आगे बढ़ते, ठीक है। यस, चलिए बच्चों, तो अब हम देखते हैं मापन में अनिश्चितता को आगे बढ़ाते हुए सार्थक अंक। ठीक है, सिग्निफिकेशन फिगर। ये जो मैं आज छोटा छोटा परिभाषा बता रहा हूँ मापन में अनिश्चितता को लेकर के, अपने आप में बहुत ज्यादा यूजेबल होने वाला है। जब भी फिजिक्स और केमिस्ट्री कंबाइनेशन की बातें आती है तो ये दोनों में पढ़ाया जाता है, चाहे वैज्ञानिक संकेतन हो चाहे वो सार्थक अंक हो। ठीक है, ये जब जब मापन में अनिश्चितता की बात आएंगी तब तक आप चाहे फिजिक्स पढ़ते हो चाहे केमिस्ट्री पढ़ते हो, कॉमन चीज है। ठीक, तो बच्चों यहाँ पे सिग्निफिकेशन फिगर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम सिंपली इसको समझते हैं। किसी संख्या के वे अंक जिनके द्वारा किसी भौतिक राशि को पूर्णतः उसके यथार्थ मान तक व्यक्त कर सकते हैं, सार्थक अंक कराते हैं। सिंपली वे में देखा जाए तो सार्थक अंक प्रकार के अंक ही होते हैं, और ऐसा अंक होते हैं जो किसी भी भौतिक राशि को अपूर्णतः यथार्थ तक व्यक्त कराते हैं। ठीक है, यथार्थ मान का मतलब होता है शुद्धता तक व्यक्त कराते हैं। ठीक, तो एक सार्थक अंक एक प्रकार का अंक होता है, या सिंपली वे में ये भी बोल सकते हो किसी संख्या में उपस्थित उनकी अंकों की कुल संख्या होती है सार्थक अंक। ठीक है, किसी संख्या में उपस्थित अंकों की कुल संख्या को हम सार्थक अंक कहते हैं। अगर लिखना चाहें तो एक और इसका भाषा होगा, अथवा करके लिख सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं क्या, किसी संख्या में उपस्थित अंकों की कुल संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है, सार्थक अंक कहते हैं। किस संख्या में उपस्थित अंकों की कुल संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है, यह सार्थक अंक कहलाती है, सिंपल सी बात। अब इसका मजा तब आएगा जब आप एग्जाम्पल लोगे। मतलब मेरा मतलब ये है कि किसी भी संख्या में उपस्थित अंकों की कुल संख्या सार्थक संख्या कहलाती है। ठीक, जैसे हम ये बात करते हैं 3, 4, 5, 6। ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया। तो ये कंप्लीट एक नंबर है, एक होल नंबर है, जिसे हम बोल सकते हैं 3456। अब जो 3456 बना है वो 3, 4, 5, 6 से बना है। तो एक अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, तो ये जो चारों हैं इनको हम बोलते हैं सार्थक अंक। क्या बोलते हैं, तो 4 सार्थक हैं। 4 सार्थक मतलब एक साथ उपस्थित है पूरे संख्या में। तो टोटल कितनी है, 4 अंक है। तो संख्या किससे बनता है, अंक से बनता है। तो एक संख्या में जो अंक होते हैं, जो कंप्लीट अंक होते हैं, जो कंप्लीट नंबर होते हैं, वही जो कंप्लीट अंक होते हैं, जो डिजिट होते हैं, वही डिजिट कहलाते हैं सार्थक। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे सार्थक अंक लिखने के लिए या सार्थक अंक को समझने के लिए कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ नियम मिलेंगे। ठीक है, सार्थक अंक को प्रदर्शन करने के लिए कुछ नियम। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सार्थक अंक को निर्धारण करने के नियम। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहाँ मैं लिख दूं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे सार्थक अंक के निर्धारण के नियम। ठीक है, सार्थक अंक के निर्धारण के नियम मतलब कैसे निर्धारित करते हैं, निर्धारण के नियम। तो सबसे पहला जो नियम होगा बच्चों वह बहुत जबरदस्त नियम होगा। ठीक है, तो पहला नियम क्या बोलता है, पहला नियम कहता है कि सभी अशून्यक अंक सार्थक अंक होते हैं। पहला होता है सार्थक अंक में सभी अशून्यक अंक सार्थक होते हैं। अब इसका मतलब क्या है जरा समझें। अशून्य का मतलब होता है जिसमें शून्य की मात्रा न हो। जैसे कि अभी जो लिए 3, 4, 5, 6 क्या है, अशून्यक अंक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या लेंगे, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में हमने ले लिया वाट, यहाँ पे ले लिया 1, 2, 3, 4, 5 करके। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 यानी 12345 आया है। तो 12345 एक प्रकार की संख्या है, और इसमें 1, 2, 3, 4, 5 5 अंक है। तो यही होता है, इसमें 5 सार्थक है। कितने हैं, 5 सार्थक है, 5 सार्थक है। कुल मिला जुला करके बात ये है कि सार्थक अंक कुछ होता नहीं है,
एकदम आसान भाषा है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है बच्चों, अशून्यकों के बीच जितने भी शून्यक होते हैं सार्थक कहलाते हैं। कैसे? जरा देखें, दूसरा नियम कहता है अशून्यकों के बीच शून्यक भी सार्थक होते हैं, शून्य भी सार्थक होते हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब क्या है बच्चों कि मान लीजिए अशून्य, अशून्य का मतलब होता है कोई संख्या, जैसे 3 ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया 4 5, ये भी क्या है? अशून्यक है। और इसके बीच में 1 गो 2 गो 3 गो। अब जरा बताइए आप, यहाँ बोला जितने भी अशून्यक होते हैं वो सब सार्थक होते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 में देखें तो 5 गो अशून्यक है, सब सार्थक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? शून्य भी है और अशून्यक भी है। तो शून्य का मतलब है शून्य, यानी शून्य संख्या, और अशून्य का मतलब होता है क्या हो? जो सिंपली कोई कोई डिजिट हो। तो 3 और यहाँ पे 4 5 है, तो 4 5 और 3 के बीच में क्या है? 3 ठो जीरो। तो ये 3 जीरो भी इसके साथ क्या हो जाएगा? सार्थक हो जाएगा। तो कुल जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6, मतलब ये होगा इस संख्या में 6 सार्थक हैं। कितने हैं? 6 सार्थक हैं। कितने हैं? 6 सार्थक हैं, ठीक है। इतनी बातें। तो बच्चों इसके अलावा अगर हम अगले नियम की बात करते हैं, इसके अलावा अगर हम अगले नियम की बात करते हैं तो क्या होगा? चलिए, अगर हम तीसरे की बात करते हैं बच्चों, तो तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा अशून्य अंक से पहले, ठीक है। अशून्य अंक से पहले आने वाले शून्य, आने वाले शून्य, ठीक है, आने वाले शून्य क्या होते हैं? तो सार्थक नहीं होते, सार्थक नहीं होते, ठीक, नहीं होते। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे दिया है और शून्यक में 2 3 4 दे दिया, ठीक, और इसके पहले क्या आ गया? जीरो। क्या आ गया? 1 0 2 0 यहाँ पे, और दशमलव लगा के यहाँ कर दिया। तो बच्चों जरा ध्यान से देखें, यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कितने सार्थक हैं, तो क्या बोलेंगे? यहाँ पे बच्चों हैं सार्थक 3, 1 2 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो 3 सार्थक है, मतलब ये जो 3 नंबर हैं, इनके पहले जो जीरो आया है इनका कोई वैल्यू नहीं है इस संख्या में। तो बच्चों यहाँ बोलेंगे इसमें 3 सार्थक है। कितने हैं? 3 सार्थक है, ठीक है। कितने हैं? 3 सार्थक है, ठीक है। तो ये रहा जी, ये रहा एक और एग्जाम्पल, ठीक। चलिए एक आध नियम और की बात करते हैं। 3 नियम ये हो गया। अगर हम चौथे नियम की बात करते हैं तो और क्या हो सकता है? चलिए चौथा क्या लिखेंगे? चौथा क्या लिखेंगे? दशमलव के बाद अशून्य संख्या के दाईं ओर। चौथा लिखेंगे दशमलव के बाद, दशमलव के बाद अशून्य संख्या के दाईं ओर, अशून्य संख्या के दाईं ओर, दाईं ओर जितने भी, जितने भी शून्य होते हैं, जितने भी शून्य होते हैं सभी सार्थक होते हैं। जितने भी शून्य होते हैं सभी सार्थक होते हैं, सभी सार्थक होते हैं। इसका मतलब क्या है? जरा विचार करें। कह रहा कि दशमलव के बाद अगर अशून्य संख्या के दाईं ओर जितने भी शून्य होते हैं वो सार्थक होते हैं। तो दशमलव के बाद अशून्य संख्या मतलब ये होगा कि यहाँ पर अगर एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे सपोज हमने ले लिया वाट, क्या लिया? 0.00800। अब आपसे पूछते हैं इसमें कितने सार्थक है, तो इस नियम के हिसाब से क्या बोलेंगे? दशमलव के बाद अशून्य संख्या के दाएं ओर, तो दाया मतलब ये वाला, इधर वाला, दाया मतलब इधर वाला, ठीक है, और बाया मतलब इधर वाला। तो दाया मतलब ये जो अशून्य आ गया, तो अशून्य से पहले, अब यहाँ ध्यान से देखा जाए तो अशून्य संख्या से पहले जितने शून्य होते हैं सार्थक नहीं होते, ठीक। और यहाँ पे अगर दशमलव के बाद अगर कोई अशून्य अंक आता है और उसके बाद कोई जीरो आता है, तो इस अशून्य के साथ साथ ये पूरा का पूरा हो जाएगा सार्थक। तो अगर हम इस संख्या में बोले तो इस संख्या में 3 सार्थक, कितने सार्थक है? 3 सार्थक है। पहला तो आपका 8 सार्थक हो जाएगा, और दूसरी बात इस नियम के हिसाब से 2 जीरो भी सार्थक हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये है सार्थक के नियम। क्या है? ये है सिग्निफिकेशन का एक मतलब, ठीक है, ये है एक सार्थक का मतलब, ठीक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा बात करेंगे डायमेंशियल एनालिसिस को लेकर के, यानी कि बीमिंग विश्लेषण का मतलब क्या होता है। तब आपका मापन में अनिश्चितता का ये वैल्यूएशन खत्म हो जाएगा। और उसके साथ साथ एक और हेडिंग की बात करेंगे, व्हाट, एक और प्यारा सा हेडिंग आएगा,
ठीक है, जिसका नाम होगा कन्वर्जन फैक्टर यानी परिवर्तनीय कारक। और फिर हम शुरू करेंगे आज का प्यारा प्यारा जबरदस्त लॉ होगा व्हाट केमिकल कंबाइनेशन यानी कि रासायनिक संयोजन के नियम। तो प्यारे बच्चों, अभी मापन में अनिश्चितता में अभी 2 छोटा छोटा हेडिंग बाकी है, चलिए फिलहाल उसको करते हैं। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लें। यस, तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं बीमी विश्लेषण। ठीक है, मापन में अनिश्चितता में देखेंगे बीमी विश्लेषण, दैट मीन्स डायमेंशनल एनालिसिस। अभी डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब क्या होता है? जब भी एक गणना की बात आती है, जब भी एक कैलकुलेशन की बात आती है, तो वहाँ पे डायमेंशन एनालिसिस का होना अनिवार्य है। यानी ये बताता है कन्वर्जन कैसे करते हैं। जैसे कि हमें बताते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखेंगे परिकलन करते समय कभी कभी हमें मात्रकों को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में रूपांतरित करना पड़ता है। ठीक है, ऐसा करने के लिए एक गुणक लेवल विधि, इकाई गुणक विधि या बीमी विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। साफ साफ स्पष्ट होता है कि जब भी आप कन्वर्जन की बातें किए थे, दैट मीन्स हाउ टू कैलकुलेशन, हाउ टू सॉल्व एनी न्यूमेरिकल्स, इस प्रकार के एक लेक्चर हम बता चुके हैं, जिसमें बताया कि चाहे वो फिजिक्स का न्यूमेरिकल हो, चाहे केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल हो, अगर आपको किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करनी है तो वहाँ पे आपको डायमेंशन एनालिसिस का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, यानी आपको MKS, CGS, FTS, SI ये सब पद्धति का जानकारी होना चाहिए। तो हमें हमेशा एक मात्रक को जब दूसरे मात्रक में कन्वर्टन की बात होती है, कन्वर्जन की बात होती है, परिवर्तन की बात होती है, तो वहाँ पे हम कुछ ना कुछ एक लेबल मान लेते हैं, एक गुणक लेबल मान लेते हैं। उसी गुणक लेबल का यूज करते हैं, जो गुणक लेवल विधि का यूज करते हैं वही होता है डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो बच्चों अब बात यह है कि सपोज आपके सामने मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, कि 2 इंच किसी धातु का टुकड़ा है जिसकी लंबाई 2 इंच है। ठीक है, अगर उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो कैसे होगा? तो मैं आपसे ये कहता हूं, चलिए बच्चों, तो सिंपली यहाँ पे एक एग्जांपल की बात करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है, इसको समझने के लिए। व्हाट एक धातु का टुकड़ा 2 इंच लंबा है, 2 इंच लंबा है। ठीक है, 2 इंच लंबा है, 2 इंच लंबा है। सेमी में इसकी लंबाई क्या होगी, ये हमको यहाँ बताना। ठीक है, जरा विचार करेंगे, जरा गौर करेंगे। एक धातु का टुकड़ा 2 इंच लंबा है, तो 2 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, संख्यात्मक मान। इंच क्या है? इंच है मात्रक, क्या है? मात्रक है। ठीक है, लंबाई का। और लंबाई या लंबा क्या है? ये राशि या भौतिक राशि है। तो एक भौतिक राशि यानी इसका मात्रक भी दिया है, और ये जो सेंटीमीटर है ये भी क्या है? मात्रक है। ठीक है, और ये लंबाई क्या है? भौतिक राशि है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है सिंपल वे में कि 2 इंच दिया है, वो धातु का टुकड़ा की लंबाई 2 इंच दिया है, और इसको करवर्ट करना है सेंटीमीटर में, क्या होगा? तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि यहाँ पे जो गुणक दिया, इकाई गुणक का मतलब 1 से होता है कि ये तो वो बात है कि अगर मान लीजिए आपको 10 कलम खरीदना हो, तो डायरेक्ट 10 कलम का दाम नहीं पता हो तो हम क्या करते हैं? 1 कलम का दाम निकालते हैं। या आपके सामने 10 कलम का दाम आपसे दुकानदार 50 रुपए ले रहा है, तो आप कैसे जानोगे कि 1 कलम का दाम कितना होगा? तो वहां पे जो 10 कलम का टोटल दाम है उसमें हम क्या करते हैं? टोटल संख्या से डिवाइड कर देते हैं कि 10 कलम का दाम 50 रुपए, यानी 50 में 10 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा। यानी 1 कलम का दाम कितना होता है? 5। तो जो 1 है वो इकाई को बताता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे इकाई गुणक का मतलब होता है कि यहाँ पे 2 इंच को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, एक मात्रक को दूसरे मात्रक में, ध्यान दें, एक भौतिक राशि के एक मात्रक को जब हम दूसरे मात्रक में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए हमें एक इकाई की आवश्यकता पड़ेगी, यानी एकक की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हम आसानी से जान जाए कि 1 इंच का मतलब क्या होता है तो आराम से इसका हम कन्वर्जन कर लेंगे। तो वही करना भैया। वी नो दैट, ये सभी जानते हैं, हम सब जानते हैं। क्या जानते हैं? कि जो 1 इंच होता है बच्चों, 1 इंच होता है, कितना होता है? 1 इंच होता है 2.54 सेंटीमीटर। अब इस 1 इंची को हम कैसे लिख सकते हैं? तो 1 इंच को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 इंच बराबर हो जाएगा कितना? 2.54 सेंटीमीटर का 2, या तो डायरेक्ट 1 इंच का 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट।
या यूं बोले इसका जो प्रारूप होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, यानी इसका जो मान आएगा वो 1 इंच के बराबर आएगा, या यूं बोले 1 के बराबर आएगा। ठीक है, इनका जो डिवाइडेशन होगा किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। ठीक है, कि 2.54 सेमी किसके बराबर, 1 इंच, तो 1 इंच बटा 1 इंच किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। अगर हम इसी को एक और फॉर्मेशन दे बच्चों, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 इंच बटा कितना, 2.54 सेंटीमीटर, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, 1 होगा। मेरा मतलब ये होगा कि 1 इसके बराबर है और 1 इसके बराबर है। ऊपर 2.54 की है, नीचे 1 इंच की है, ऊपर 1 इंच के नीचे 2.54 सेमी की है, तो इनका जो मिल रहा है वो 1 मिल रहा है, तो 1 क्या है, 1 इकाई है। यानी यहाँ पे जो 1 दिया हुआ है, यहाँ पर जो 1 दिया हुआ है, ये दोनों ऊपर नीचे करने से कोई फर्क नहीं है, दोनों 1 के बराबर है। यानी यहाँ पर यूं बोलते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ पर दोनों किसके बराबर है, 1 के बराबर है, 1 के बराबर है। इसलिए इन दोनों को इकाई गुणक कहते हैं, इन दोनों को इकाई गुणक कहते हैं, इकाई गुणक कहते हैं। ठीक है, तो सिंपली ये हो गया इकाई गुणक। यानी जब आपको इकाई गुणक पता हो तो काम आसानी से कर लोगे। अब ये जो सिंपली आप देखे हो किसके लिए हुआ है, 1 इंच के लिए हुआ है। 1 इंच का इतना सेंटीमीटर होता है, तो 2 इंच का मतलब होता है 2 से गुणा कर देना। यानी बगल में हम बात करेंगे, चलो इसको इधर मिटाते हैं, इधर बगल में बात करते हैं। ठीक है, तो 2 इंच के लिए क्या होगा, 2 इंच के लिए क्या होगा, 2 इंच के लिए चाहिए था, तो 2 इंच के लिए हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंच के लिए हो जाएगा बच्चों 2 इंच बराबर, अब इसमें से कोई एक लिख लो। 2 इंच का मतलब क्या होगा कि 1 इंच को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो 2 इंच का मतलब क्या होगा, तो बच्चों यहाँ पे 2 इंच का मतलब हो जाएगा 2 इंच, यानी यहाँ पे 2 इंच गुणा हो जाएगा किसके, 1 लेवल का, 1 इकाई का। तो 1 किसके बराबर होता है, 2 गुणा 1 लिखेंगे और 1 के स्थान पे क्या लिखेंगे, 2.54 बटा क्या लिखेंगे 1, तो आप लिखेंगे 2.54, ये सेंटीमीटर, और बटा क्या लिखेंगे 1 इंच लिखेंगे सिंपली वे में। तो जब 2 इंच की बारी है तो क्या करेंगे, कुछ ऐसा फॉर्मेशन आएगा, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों इंच से इंच कट जाएगा, राइट। और यहाँ क्या बचेगा, 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 चौके 8 और ये 2 पचे 10। ठीक है, 2 दूना 4 और 4 1 5। तो ये है फाइनली आपका सिंपली वे में कन्वर्जन। एकदम बहुत ही बढ़िया तरीका से आपको यहाँ कन्वर्जन सिखाया गया 2 इंच के लिए। आप चाहते तो एकदम डायरेक्ट वही कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ इकाई लेवल का, कुछ इकाई गुणक अपना एक मतलब होता है। ठीक है, तो ये रहा बच्चों एक डायमेंशियल एनालिसिस का मतलब। ठीक है, अब यहाँ तक नोट करें, आगे बढ़ते हम बात करेंगे कन्वर्जन फैक्टर, और कुछ आपको हम यहाँ स्क्रीन पर भी दिखाएंगे कुछ कन्वर्जन फैक्टर के बारे में। ठीक है, फिलहाल यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें। यस, आगे बढ़ते हैं। चले बच्चों, तो यहाँ पे मापन में अनिश्चितता का ये लास्ट हम टॉपिक देखने वाले। ठीक है, परिवर्तनीय कारक, दैट मीन्स कन्वर्जन फैक्टर, ये बहुत बड़ा जरूरी है। ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस में जो आप समझे हो उसी का बड़ा स्वरूप होगा। ठीक, तो एक कन्वर्जन फैक्टर का होना क्यों अनिवार्य है, जरा इस चीज को विचारेंगे। ठीक, तो बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है, किसी प्रश्न में अगर विभिन्न राशियों के लिए विभिन्न इकाइयां, विभिन्न यूनिट दिया हो, तो उसे हम समान प्रणाली की एक इकाई में परिवर्तित कर लेते हैं। ये करना आवश्यक भी होता है। ठीक है, इसके लिए करते क्या है, दी गई राशि को एक हम कारक से सिंपली गुणा करते हैं, जिसे हम परिवर्तनीय कारक का नाम देते हैं। अब ये तो सिंपल सा बात है, और यहाँ पे फॉर्मेशन दिया भी है कि आवश्यक राशि, जो हमारी आवश्यक राशि है, ठीक है, वो दी गई राशि से हम गुणा करेंगे परिवर्तनीय कारक। तो अब एक जो परिवर्तनीय कारक होता है, ये वास्तव में होता क्या, जरा इस चीज को विचारें। जैसे मैं आपसे सिंपल एक बात कहता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, जिसका मास दिया हुआ है, कितना मास दिया है, 20 ग्राम दिया है। कितना दिया है, 20 ग्राम दिया है। ठीक है, और इसको हम ले जा रहे हैं इस पोजीशन पे, इस स्थान पे। ठीक है, तो यहाँ पे त्वरण आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। ठीक है, यस। तो यहाँ ए पोजीशन से जब बी पोजीशन पे इस ऑब्जेक्ट को ले गए हैं, जिसका द्रव्यमान 20 ग्राम है, और यहाँ पे त्वरण कितना है, यहाँ पे त्वरण है
2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो कह रहा है कि इस वस्तु को पोजीशन ए से पोजीशन बी तक ले जाने में जो बल लगाना पड़ा, जो एफ लगाना पड़ा, वो कितना लगाना पड़ा, ठीक है। तो बच्चों आप जानते हो, पूरी दुनिया जानती है, जितने भी ये चीज़ पढ़े हैं, फिजिक्स पढ़े हैं, ये बातें आपको सिखाया जा चुका है कि जब भी एफ एम ए का संबंध है तो वहाँ होता है एफ बराबर एम में न्यूटन के गणितीय रूप में दूसरा गति के नियम, दूसरा नियम होता है, ठीक है, एफ बराबर एम में। तो यहाँ पे एफ बराबर एम में एक सूत्र है और यहाँ पे आपको एफ निकालना है। तो सिंपली एम का मान दिया है 20 ग्राम, अब तो 20 से गुणा करेंगे, किससे करेंगे, 2 से, तो 20 दूना 40 होगा और आप न्यूटन लिख करके आप आंसर लिख देते हो। क्या ये सही है? ये बिल्कुल ही गलत है। क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे आपने सिंपली काम कर दिया। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पे जो 20 ग्राम दिया है, एक मास का यूनिट 20 ग्राम दिया है। इसका मतलब ये होगा कि कभी भी द्रव्यमान का जो मात्रक होता है बच्चों, जो द्रव्यमान का फैक्टर होता है वो होता है किग्रा। क्या होता है? किग्रा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस द्रव्यमान को यानी 20 ग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, किलोग्राम में। तो आपका जो रिजल्ट होगा, आपको जो मान मिलेगा, आपका जो वैल्यू लास्ट में मिलेगा, वो डिपेंड होता है कि हमारा फैक्टर या हमारा जो कारक है वो सही है कि नहीं है। यानी जो हमारा मेजरिंग है, जो हमारा यूनिट है, जो हमारा मात्रक है, वो सही है कि नहीं है। तो हमेशा मात्रक का, देखिए मात्रक का जो कन्वर्जन होगा वह एक जैसा होगा टोटल, ठीक है। अगर हम टोटल एसआई का रूप लेते हैं तो एसआई में हमेशा जो मास होता है उसका मात्रक क्या होता है, किग्रा होता है। क्या होता है? किग्रा। तो यहाँ पे जो मास दिया है, जो द्रव्यमान दिया, उसको हम किग्रा में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ आंसर तब सही होगा या क्वेश्चन का सॉल्यूशन तब सही होगा जब हम 20 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे दिया है, मास दिया है 20 ग्राम। कितना ग्राम? 20 ग्राम। तो 20 ग्राम दिया है और आपको करना क्या है, 1 ग्राम को किलोग्राम में। तो बच्चों आप जानते हो कि 1 किलो, सीधा आप जानते हो 1 किलो में कितना ग्राम, तो 1000 ग्राम होता है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि 20 ग्राम में कितना किलोग्राम, तो उल्टा करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 1 ग्राम बराबर होता है 1/1000 किलोग्राम, ठीक है। अच्छा, तो 20 ग्राम का क्या होगा, तो यहाँ सिंपली क्या करेंगे, 20 से गुणा कर देंगे। तो जब 20 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1/1000 के साथ किससे गुणा करेंगे, 20 से। तो 0 से 0 कटल, 2 एक कम 2, यहाँ पे काट देंगे किसने, 50। तो 1/50, 1/50 है, यह क्या है, यही तो है भैया। 1/50 या 0.2 लिखो, 1/50 जो है यही तो है भैया, किलोग्राम, ठीक है। तो जो 1/50 है ये बता रहा है 20 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, ठीक है। तो सिंपली वे में यहां तब सही होगा जब हम 20 ग्राम के स्थान पे क्या भरे, मास को 1/50 भरे, ठीक है। और यहाँ गुणा किससे करना है, 2 से। तो 2 एक कम 2, 2 25 आम कितना होता है, 50, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 1/25 और 1/25 का रिजल्ट कितना होता है, 1/25 यानी कि 25 चौका 100 यानी 0 पॉइंट हो जाएगा वाट 4 हो जाएगा, ठीक है। जरा ध्यान देंगे, दशमलव लगा 0 हुआ, ठीक है, फिर एक और 0.04, एक में 25 से भाग करना है, 0.000, 25 चौका 100, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 चौका 100 यानी कि 0.04। तो ये क्या है, न्यूटन। अब आपका आंसर सही है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब परिवर्तनीय कारक की बात आएगी, जब कन्वर्जन फैक्टर की बात आएगी, तो आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि जितने भी यूनिट होंगे वो एक जैसा होना चाहिए। अगर हम एसआई का यूज करें तो सबको एसआई में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम एसआई के बारे में जान लें कि एसआई में जो मात्रक होता है वो रियल में होता क्या, ठीक है। तो जब आप सबको एक मात्रक में कन्वर्ट कर लेंगे तो इसी मात्रक का कन्वर्जन करना ही परिवर्तनीय कारक कहलाता है, यानी कन्वर्जन फैक्टर कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये जो फॉर्मेट है, अगर हम परिवर्तनीय कारक निकालना चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं वाट, इस फार्मूले से क्या हो जाएगा, परिवर्तनीय कारक बराबर हो जाएगा, मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूँ। परिवर्तनीय कारक हो जाएगा बराबर किसके हो जाएगा, आवश्यक राशि बटा हो जाएगा दी गई राशि। तो सिंपली बच्चों यह एक फॉर्मेट हो गया
यह एक आपका तरीका हो गया, यह आपका एक सूत्र हो गया, चाहे जो बोले, ठीक है। अब यहाँ बच्चों ये तो क्लियर हो गया कि परिवर्तनीय कारक होता क्या है और इसका कितना बड़ा महत्व होता है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, साइंस का किसी भी लेवल हो, ठीक है। तो बच्चों यहाँ आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है कुछ फैक्टर लिए हैं, कुछ कन्वर्जन फैक्टर लिए हैं, यहाँ आप स्क्रीन से इसको नोट करेंगे और पूरा आप A to Z यहाँ पे जस्ट नीचे आप लिखोगे, ठीक है, और उसे आप समझोगे। यस, ये बहुत ज्यादा यूजेस होने वाला है एक न्यूमेरिकल करते समय या जब भी कन्वर्जन की बात आएगी, ठीक। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पे मापन में अनिश्चितता को समाप्त करते हुए अब हम शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम होगा लॉ ऑफ द केमिकल कंबाइनेशन, रासायनिक संयोजन के नियम। हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जब जब बेसिक की बातें होती है तो वहां पे लॉ ऑफ द केमिकल कंबाइनेशन छूटेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, फिलहाल यहां तक नोट लें, स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं रासायनिक संयोजन के नियम, ठीक है, जिसे कहेंगे लॉ ऑफ केमिकल कंबाइनेशन। प्यारे बच्चों को बता दें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है क्योंकि ये हर बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे लगभग 5 से 6 नियम तो देखेंगे, लेकिन जिसमें सबसे पहला जो नियम होगा वह होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। अब एक मास कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, आइए आपको पूरा बात बताते हैं। तो बच्चों जब जब मास कंजर्वेशन की बात आएगी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम आएगा, तो साफ साफ स्पष्ट है कि एक द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। तो वास्तव में एक द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस रासायनिक अभिक्रियाओं में सबसे पहले अभिकारकों की आवश्यकता पड़ती है। तो जो पदार्थ अभिकारक तब कहलाएंगे जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो भी कुछ बनता है वो उत्पाद होता है। तो जो अभिकारकों का द्रव्यमान होता है वो उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होता है, या यूँ बोलते हैं जो उत्पादों का संपूर्ण द्रव्यमान होता है वो अभिकारकों के संपूर्ण द्रव्यमान के बराबर होता है। तो इस नियम के अनुसार यही कहने का मतलब होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उसका मास क्या होता है, टोटल मास हम निकाल लेंगे, ठीक है। और जब उस रासायनिक अभिक्रिया में जो रिएक्टेंट जो अभिकारक उनका संपूर्ण मास क्या है, उनका टोटल मास क्या है, उनको निकाल लेंगे। तो ये दोनों जो मास है, जो दोनों टोटल मास है, ये हमेशा बराबर आएंगे क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया जो हो रही है उसमें कोई मास में कन्वर्जन नहीं होता है, यानी उस द्रव्य में उस द्रव्य के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार बच्चों हम यहाँ बोलेंगे लिखना चाहे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे लिख सकते हैं इस नियम के अनुसार, क्या लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार द्रव्य को न तो बनाया जाता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। अतः किसी रासायनिक क्रिया में क्या देखेंगे, जो उत्पाद होते हैं, ठीक है, उत्पादों का संपूर्ण द्रव्यमान अभिकारकों के संपूर्ण द्रव्यमान के बराबर होते हैं, संपूर्ण द्रव्यमान के बराबर होते हैं, ठीक है। तो क्लियर है ना। तो ये मेन बातें हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, इस नियम के अनुसार द्रव्य को न तो बनाया जाता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक, बल्कि क्या कहता है किसी रासायनिक क्रिया में जो उत्पादों का संपूर्ण द्रव्यमान होता है अभिकारकों के संपूर्ण द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, ठीक। तो बच्चों इसका मजा तब आएगा जब आप एक्सपेरिमेंट एक देखोगे, ठीक है। यहाँ पे जो उत्पाद के द्रव्यमान होते हैं, जो अभिकारक का कुल द्रव्यमान होता है वो उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। यहाँ आप लिख सकते हो जो अभिकारकों का संपूर्ण द्रव्यमान
बराबर उत्पादों का संपूर्ण द्रव्यमान, उत्पादों का संपूर्ण द्रव्यमान, ठीक है। ये सब क्या होगा, बराबर होगा। इतनी बातें बताया गया। तो आपको सिंपली अगर आपको ये क्लियर है तो आपको ये पूरा नियम समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक रिएक्शन होगा तो सिंपली उसमें अभिकारक भाग लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लेते हैं, यहाँ पे हम सिंपल लेते हैं, एक रिएक्शन लेते हैं जिसमें H2 प्लस आता है O2, ठीक है। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे ये दोनों क्या काम करते हैं, रिएक्टेंट्स का। तो इन दोनों को हम बोलते हैं अभिकारक। तो ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं H2O। क्या बनाते हैं, H2O। क्या बनाएंगे, H2O। तो बच्चों अभिक्रिया हो रहा है, तो अभिक्रिया से पहले जो प्रोडक्ट जो पदार्थ होते हैं उनको हम अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया के बाद जो बना है उसे हम उत्पाद कहते हैं। तो ये जो अभिकारक है, अभिक्रिया के पहले इनका जो द्रव्यमान होता है वह अभिक्रिया के बाद जो द्रव्यमान मिलेगा ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे यूँ बोलेंगे अभिक्रिया के पूर्व, अभिक्रिया के पूर्व ये द्रव्यमान को बताता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, अभिक्रिया के पश्चात, अभिक्रिया के पश्चात, ठीक है, द्रव्यमान। तो यहाँ सिंपली वे में क्या कर सकते हैं कि अभिक्रिया के पूर्व द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद का जो द्रव्यमान होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो एक नियम का, एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही है साफ साफ कि किसी भी रिएक्शन में अभिकारकों का संपूर्ण द्रव्यमान उत्पादों संपूर्ण द्रव्यमान के बराबर होगा, ठीक। अब इसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझते हैं। चलिए एक्सपेरिमेंट की बातें करते हैं। इसमें एक्सपेरिमेंट एक समझते हैं, ठीक है, पूरा क्लियर हो जाए बातें, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट में करना क्या है बच्चों कि यहाँ पे आपको दो बर्तन, ऐसे एक बर्तन यहाँ पे ले लेना है, ठीक है। और इस बर्तन में वास्तव में कर क्या रहे हैं, इस बर्तन में हमने जो ऑलरेडी एक आयन लिया है, ठीक है, एक विलयन बनाया है वो है, इसमें Na2SO4 भर दिया, ठीक है। क्या भर दिया, Na2SO4 भर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक सीसी में, यहाँ पे एक छोटा सा डिबिया में हमने भर दिया है CaCl2 का विलयन ले लिया। क्या ले लिया, यहाँ पे ले लिया CaCl2 का विलयन। क्या लिया, CaCl2 का विलयन, ठीक है, CaCl2 का विलयन ले लिया, ठीक है। अब होगा क्या, ये अभिक्रिया अभी हुआ नहीं है, ठीक है। सिंपली CaCl2 ये ढक्कन में बंद है, डब्बा में बंद है, Na2SO4 यहाँ इंतजार कर रहा है, आजा 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 आजा। तो होगा क्या बच्चों वास्तव में कि जब CaCl2 को हम उस विलयन को उस विलयन में मिलाएंगे, दैट मीन्स यहाँ पे जो Na2SO4 है, ये जो Na2SO4 है, ठीक है, ये जो Na2SO4 है, अगर यहाँ से इस डिबिया को हटा दें, इस ढक्कन को हटा दें और यहाँ से इसको गिराएं तो क्या होगा। तो बच्चों ये जो ढक्कन जब ये गिरेगा, जब यहाँ से केमिकल अटैक करेगा, कौन, CaCl2 जब इसमें आएगा इस विलयन से, यह विलयन जब इसमें मिलेगा तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखें तो इसका जो रिएक्शन होगा उससे पहले ये हमने इसका वेटिंग कर लिया। ये है 300 ग्राम, कितना है, ये है 300 ग्राम और ये भी कितना है, 300 ग्राम। तो ये क्या करेगा, ये इसमें अटैक करेगा। तो वास्तव में होगा क्या, अगर हम रिएक्शन की बातें करते हैं तो बच्चों जब हम रिएक्शन की बातें करेंगे तो यहाँ Na2, ठीक है, Na2SO4 में क्या डाला, CaCl2 का विलयन डाला। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे बन जाएगा बच्चों वाट, यहाँ हो जाएगा CaSO4, ठीक है, यहाँ बन जाएगा CaSO4, ठीक है, और प्लस हो जाएगा NaCl। क्या हो जाएगा, NaCl, ठीक है। मतलब ये होगा कि जो कैल्शियम सल्फेट है इसका ये अवक्षेप प्राप्त होगा, यानी बोल सकते हैं PPT प्राप्त होगा, प्रेसिपिटेट प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जब यहाँ सीसी बंद था तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं हुआ है, जैसे ही सीसी खोले हैं यहाँ पर रिएक्शन हुआ है। अभिक्रिया के दौरान यहाँ पे कुछ बन के सामने आया है। तो ये जो भी बना है बच्चों, ये दोनों क्या है, उत्पाद हैं और ये क्या है, अभिकारक हैं। अब चलिए विचार करते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको लिया था 300 ग्राम, कितना लिया था, 300 ग्राम, ठीक है। इसका वेट किया था 300 ग्राम था, कब किया था, अभिक्रिया से पहले। कब किया था, अभिक्रिया से पहले। और जब बना है अभिक्रिया के बाद तो इसका जब मैंने वेट किया तो भी यहाँ पे 300 ग्राम आएगा, यस आएगा।
तो ये एक्सपेरिमेंट बता रहा, मैं नहीं, कौन बता रहा है, ये एक्सपेरिमेंट बताता है कि अभिक्रिया के पूर्व जो अभिकारक का द्रव्यमान है, अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद का द्रव्यमान है, वो दोनों इक्वल होता है, वो दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो साफ साफ मतलब होता है एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी ये संरक्षित रहता है, इसे आप क्या, आपके कोई भी आकर के इसे बदल नहीं सकता। ठीक है, तो बच्चों एक बात और छूट रहा है कि इस नियम को दिया किसने था, तो बच्चों इस नियम को दिया था लेवोसिये ने। किसने दिया था, लेवोसिये ने 1789 में दिया था। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, दिस law was given by एंटोइन लेवोसिये। क्या लिखेंगे, एंटोइन लेवोसिये, यानी कि लेवाइजर बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, लेवाइजर बोलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नोटेशन है कि इस नियम को दिया किसने था, तो इस नियम को दिया था एंटोइन लेवोसिये या लेवाइजर बोल सकते हैं। कब दिया था, कब दिया था, तो दिया था बच्चों 1789। ठीक है, कब दिया था, 1789। तो ये रहा एक द्रव्यमान संरक्षण का पूरा मतलब एक एक्सपेरिमेंट के साथ। अब मुझे लगता है कि आपको द्रव्यमान संरक्षण की हर एक बातें क्लियर हुई होंगी। चलिए बच्चों, तो हम समझते हैं इसके बाद वाला नियम क्या। ठीक है, यानी लॉ ऑफ द केमिकल कंबाइनेशन में एक नियम खत्म हो गया, दूसरा नियम की बारी। तो स्टार्ट करते हैं, फिलहाल यहाँ तक नोट करें, स्क्रीनशॉट लें। यस, चलिए बच्चों, तो यहाँ बात करते हैं दूसरा नियम को लेकर के। ठीक है, दूसरा क्या है, स्थिर अनुपात का नियम। ठीक, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रॉपर्टीज। जरा विचार करेंगे इस नियम का पूरा मतलब क्या है। ठीक है, तो बच्चों ये बहुत ज़्यादा सिंपल नियम है। इसमें बोला गया है, इस नियम के अनुसार वाट किसी भी रासायनिक यौगिक का जो संगठन होता है, ठीक है, जो आपस में मिलना होता है, निर्माण की विधि पर निर्भर नहीं करता। मतलब उसका जो यूँ बोलें कंपोजिशन होता है वो फार्मेशन पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, किसी भी यौगिक में यूँ बोल सकते हैं उनके तत्वों का जो अनुपात होता है हमेशा समान रहता है, चाहे वो किसी भी विधि से बनाया गया हो। अब एक यौगिक में हमेशा तत्व आएंगे, दो या दो से अधिक तत्व आएंगे। जैसे यहाँ पे ये बात करते हैं बच्चों, जरा विचार करें कि आपके सामने क्या दिया है, H2O दिया है। ठीक है, H2O एक प्रकार का कंपाउंड होता है। H2O क्या होता है, एक प्रकार का यौगिक होता है। ठीक, अब एक यौगिक में अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका फॉर्मेशन हो चुका है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो इसमें दो तत्व है, एक है हाइड्रोजन और एक क्या है, ऑक्सीजन। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो हाइड्रोजन, क्या देखेंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वो दो तरह से होगा। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा H2O में वो दो तरह से होगा। एक हो जाएगा, यहाँ पे देखिए दो, तो दो का कितना होता है, दो होता है, दो संबंध कितना होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक का होता है 16, तो यहाँ पे दो एक कम, दो 8 है 16, यानी बराबर लिख सकते हैं एक संबंध 8। बच्चों यह जो एक संबंध 8 आया है यह द्रव्यमान की दृष्टि से, द्रव्यमान के आधार पर या द्रव्यमान के अनुसार लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक रेशियो मिल गया, एक संबंध 8, किसके आधार पे, द्रव्यमान के आधार पे। ठीक है, दूसरी बात क्या है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो एक अनुपात एक और आएगा, 2 संबंध 1। तो 2 संबंध 1 क्या है, 2 संबंध 1 है परमाणु के अनुसार, कि यहाँ पर 2 परमाणु हाइड्रोजन के हैं और 1 परमाणु ऑक्सीजन के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक H2O में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है वो दो तरह से संभव है, एक होगा एक संबंध 8 और एक होगा 2 संबंध 1। तो यहाँ पे जो यह नियम दिया गया है स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर का मतलब अस्थायी होना, अनुपात का अस्थायी होना, एक प्रकार का नियम जिसमें एक यौगिक के भीतर जो तत्व पाए जाते हैं उनका स्थिरता बनी रहे। तो इस नियम को बताया था जे प्राउस नामक वैज्ञानिक ने, शॉर्ट फॉर्म जे लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म जे लिखेंगे। दिस लॉ वाज गिवन बाय जे प्राउस्ट, क्या लिखेंगे, जे प्राउस्ट, क्या लिखेंगे, जे प्राउस्ट। ठीक है, इन दिया था कब, 1799, कब दिया था,
1799 में दिया था। ठीक है, तो बच्चों ये रहा एक स्थिर अनुपात का नियम, ये रहा एक लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रॉपर्टीज का मतलब। ठीक है, अब इसमें कुछ और अधूरी बातें हैं, इसको पूरा अगर आपको क्लियर करना है तो चलिए मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल में एक क्वेश्चन देता हूँ, आप उससे पूरा क्लियर करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, आपको काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। ठीक, फिलहाल यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें, क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए बच्चों, तो यहाँ पे जैसा कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, चूने को गर्म करके प्राप्त किए गए, ठीक है, 1.4 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड में 0.4 ग्राम ऑक्सीजन उपस्थित थे। कैल्शियम एंड ऑक्सीजन के संयोग से बनाई गई 3.5 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड में 2.5 ग्राम कैल्शियम पाया गया। मतलब ये है कि यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करनी है और यहाँ पे इस नियम को सेटिस्फाइड कराना है। ठीक है, स्थिर अनुपात यानी कि स्थिरता में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इसके सॉल्यूशन को करने से पहले आपको मैं बता दूं, सबसे पहले प्रथम प्रयोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि प्रथम प्रयोग जब किया गया तो प्रथम प्रयोग के दौरान यानी प्रथम प्रयोग में क्या किया गया, चूने को गर्म करके प्राप्त किया गया है। अब चूना को गर्म करके प्राप्त करने का मतलब ये है कि जब खड़िया संगमरमर लेते हैं बच्चों, तो यहाँ पर होता है सिंपली कैल्शियम कार्बोनेट। आप जानते हो कि जब भी एक ऊष्मीय अभिक्रिया की बात आती है, उष्मा शोषी अभिक्रिया की बात आती है, तो यहाँ पे गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, हीट करने पर, जब हम हीट करेंगे बच्चों तो ये आसानी से टूट जाएगा। यहाँ पे निकलेगा कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जो कैल्शियम ऑक्साइड है बच्चों, ये कितना ग्राम है, ये मिला है वाट 1 यहाँ ध्यान देंगे, चूने को गर्म करके प्राप्त किए गए 1.4 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड में, यानी इसका जो पूरा वैल्यू है वो कितना है, 1.4 ग्राम है। ठीक है, 1.4 ग्राम है। ठीक है, 0.4 ग्राम ऑक्सीजन है। ठीक है, इसमें जो ऑक्सीजन है कितना है, 0.4 है। ठीक है, यानी पूरे कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा कितना है, 1.4 ग्राम, और इस कैल्शियम ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन की उसकी मात्रा कितना है, तो उसकी मात्रा 0.4 ग्राम। ठीक, अब करना क्या बच्चों, यहां लिखेंगे सिंपली वे में कैल्शियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन की मात्रा, क्या लिखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो दिया है 0.4 ग्राम। क्लियर है। अब जो 0.4 ग्राम आया है ये सिंपली एक ऑक्सीजन की मात्रा है, तो अगर इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, तो बच्चों यहाँ लिखेंगे फिर से कैल्शियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन की कौन सा मात्रा, तो प्रतिशत मात्रा। तो जब भी प्रतिशतता की बात हो, प्रतिशत मात्रा, तो जब भी प्रतिशतता की बात आती है, परसेंटेज की बात आती है, तो यहाँ पे जिसको निकालना है तो ऑक्सीजन को भैया निकालना है। तो ऑक्सीजन का रियल क्वांटिटी कितना है, तो 0.4 ग्राम। ठीक है, परसेंटेज की बात हो रही है तो 100 से गुणा कर दो भैया, सिंपली, राइट। और ये जो मात्रा दिया है ये वास्तव में ये पूरे कैल्शियम ऑक्साइड के भीतर ये ऑक्सीजन की मात्रा की बातें कर रहा है, कितना, 0.4 ग्राम। ठीक, तो यहाँ पे इसकी मात्रा जो दिया है ये टोटल की मात्रा भी आपको लेना पड़ेगा, तो 0.4 ग्राम टोटल में से है, तो टोटल का डिवाइडेशन कर देंगे टोटल से, तो 1.4 ग्राम। ठीक, अब इसको काटेंगे बच्चों, तो यहाँ पे लास्ट में जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 28.57, ये हो जाएगा फाइनली परसेंटेज में। इसको आप हल करो तो 28.57 आएगा। ठीक, तो मैंने क्या निकाला सर, मैंने निकाला ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा, किसमें निकाला, कैल्शियम ऑक्साइड में। ठीक है, सिंपली वे में क्या किया है, कैल्शियम ऑक्साइड टोटल वैल्यू दिया 1.4 ग्राम और उसमें दिया है 0.4 ग्राम। परसेंटेज में करना है तो किसी भी कंपाउंड में अगर एक तत्व की मात्रा पूछे या एक तत्व की मात्रा का परसेंटेज पूछे तो सबसे पहले उस तत्व की मात्रा ऊपर लिख देना, 100 से गुणा करके टोटल मात्रा का डिवाइड कर देना। तो यहाँ पे जो मात्रा मिला बच्चों, अब इसी मात्रा को दूसरे प्रयोग में, पहला प्रयोग में हुआ, एक दूसरा प्रयोग लेंगे जिसमें क्या बोल रहा है कि कैल्शियम और ऑक्सीजन दोनों को मिलाइए, दोनों का संयोग कीजिए, तो वहां पे आपको मिलेगा 3.3 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड में कितना मिलेगा, 2.5 ग्राम कैल्शियम पाया गया। तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, तो चलिए फिलहाल इसकी बात करते हैं। किधर बात करें, जगह की थोड़ा सा कमी है तो यहाँ पे मैं बात करूंगा, किसी तरह कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द्वितीय प्रयोग में, ठीक है, दूसरे प्रयोग में क्या देखा गया कि कैल्शियम और ऑक्सीजन मिलाया गया,
तो लिखेंगे कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन यानी कि O2, बैलेंस करेंगे तो हाफ हो जाएगा। क्या बनाया गया? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, अब यहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसकी मात्रा कितना भैया? 3.5 ग्राम। क्या लिख लो? 3.5 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक, अब इसमें क्या कर भैया? कैल्शियम की मात्रा कह रहा है, ये टोटल कैल्शियम ऑक्साइड है और इसमें कैल्शियम की मात्रा, तो कैल्शियम की मात्रा कितना दिया है? 3.5 ग्राम। नो 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 2.5 ग्राम। ठीक है, सिंपली वे में। तो टोटल कितना भैया? 3.5। एक मात्रा कितना? 2.5। दूसरा मात्रा क्या होगा? घटा दो टोटल से, तो 3.5 में से जब 2.5 घटाओ कितना मिलेगा? 1 ग्राम। तो यहाँ बच्चों हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन होगा, जो ऑक्सीजन की मात्रा होगी बच्चों, वो डिपेंड किस पे करेगी? वो डिपेंड करेगी कुल मात्रा में से जो दिया हुआ मात्रा है। तो 3.5 ग्राम में से जब आप घटाओगे 2.5 ग्राम तो क्या मिलेगा? 1 ही ग्राम तो मिलेगा। तो जो 1 ग्राम मिला वो ऑक्सीजन की मात्रा है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद लिखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा। क्या लिखेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन की यानी कि O की, ठीक है, O की प्रतिशत मात्रा, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों? यहाँ पे 1.0 से गुणा करेंगे 100 से, सेम वही बात है, और टोटल डिवाइड करेंगे किसमें? 3.5 से, 3.5 से। तो बच्चों कट पिट करके कितना आएगा? ये आ जाएगा 28.57। यस, तो मेरा मतलब यही था, जो आपका मतलब था, जो आप सोच रहे हो वही मेरा भी मतलब था। पहले प्रयोग में जो कैल्शियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन की मात्रा है वो परसेंटेज में 28.57 है। दूसरे प्रयोग में जो कैल्शियम ऑक्साइड बना है उसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो 1 है और ऑक्सीजन की परसेंटेज मात्रा है 28.57 है। तो यहाँ पर प्रथम प्रयोग में जो 28.57 आया है परसेंटेज में, दूसरे प्रयोग में 28.57 आया है, ये दोनों सेम है, यानी इनकी स्थिरता बनी है। हम बोल सकते हैं कि एक कंपाउंड में किसी भी तत्व का जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, वो बराबर होता है, सेम होता है। कैल्शियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन यहाँ पे बनाया गया, इसको तोड़ करके बनाया गया, तो जो ऑक्सीजन की मात्रा मिली है इस कंपाउंड में, वो जो मात्रा मिला है, इस तरह बनाने पर भी जो कैल्शियम ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन की मात्रा मिला है, ये दोनों मात्रा सेम है। तो मैंने आपसे पहले बोला, ये चाहे जिस विधि से बनाई गई हो, हमेशा एक कंपाउंड के भीतर उनका अनुपात में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये रहा एक सिंपल वे में स्थिर अनुपात का नियम एक क्वेश्चन के साथ। मुझे लगता है आपका पूरा डाउट क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरा नियम क्या है। ठीक है, यस, चलिए बच्चों हम बात करते हैं दूसरा का नियम। ठीक है, जिसे कहेंगे गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, इसका क्या मतलब, आइए विचार करते हैं। तो बच्चों इस नियम को दिया था डाल्टन ने 1803 में। ठीक, इस नियम के अनुसार बोला गया है यदि दो तत्व आपस में संयोजित होकर एक या एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। अब भैया इसका मतलब क्या होता है, तो आप इस भाषा में नहीं जाएंगे ज़्यादा, नहीं तो उसमें फंस जाएंगे। सिंपल आप समझिए कि जब भी दो तत्व मिलेंगे तो हमेशा वो यौगिक ही बनाएंगे। तो दो तत्व अनेक प्रकार के यौगिक बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप सीधा समझिए कि यहाँ पे ए ले लिया और यहाँ पे बी ले लिया। ठीक, अब ए बी क्या बनाएगा? यौगिक ही बनाएगा। तो सपोज ए और बी के पोजीशन में हमने माना कि ए के स्थान पे क्या है? हाइड्रोजन है, ठीक है, और बी के स्थान पे क्या है? ऑक्सीजन है। तो बच्चों एक को हम मान लेते हैं कि ये संख्या क्या है? फिक्स है। एक तत्व क्या है? फिक्स है, और एक अनफिक्स है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके तमाम कंपाउंड बना सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल करके बना लिए H2O। क्या बना लिए? H2O, जिसे हम वाटर का मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जिसे हम वाटर कहेंगे। तो ये जो H2O बना एक प्रकार का कंपाउंड होता है जिसमें ये तत्व सम्मिलित हैं। अब ध्यान से देखिए, H2O के साथ साथ अगर H और O मिलेंगे तो यहाँ पे एक और बना सकते हैं, H2O2 बना सकते हैं, जिसका नाम होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या होता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है। ठीक, अब आइए विचार करते हैं। तो लास्ट वाला लाइन क्या बोला है? अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले जो द्रव्यमान है छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होंगे। द्रव्यमान की अगर हम बातें करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का यानी 2 हो जाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन का संबंध लेकर तो यहाँ पे हो जाएगा 16। ठीक,
यहाँ पे जरा विचार करें, हाइड्रोजन क्या 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 2 संबंध है, ऑक्सीजन कितना है 2 ठो, तो 16 दूना 32, ठीक है। अब यहाँ पे जो 2 दिया बच्चों, ये 2 क्या है, 2 है फिक्सेड, यानी कि यहाँ पे 2 में कोई कन्वर्जन नहीं है। लेकिन अगर हम 16 को ध्यान से देखें और 32 को ध्यान से देखें, तो इन दोनों का जो मतलब आएगा, 16 संबंधे 32 करेंगे तो 16 संबंधे 32 को हम लिख सकते हैं बच्चों 16 कम 16, 16 दूना 32, यानी कि एक संबंधे 2। अब जो एक संबंधे 2 है, यही पूर्णांक को बताते हैं, इनके द्रव्यमान के इंटीजर को बताते हैं, राइट। तो यही एक नियम का मतलब, यही है एक गुणित अनुपात का नियम, कि इनके जब भी एक यौगिक बन रहा है, कि इन्हीं 2 तत्वों से जब यौगिक बन रहा है, तो उन यौगिकों में कुछ न कुछ ऐसा अनुपात मिलेगा द्रव्यमान में, छोटे द्रव्यमान बड़े द्रव्यमान में कुछ ऐसा अनुपात मिलेगा जो ये बताएगा कि वो पूर्णांक है, ठीक है। वो अनुपात एक पूर्णांक को डिनोट करेगा, ठीक। अब बच्चों यहाँ पे लिखना चाहते हैं एक चीज लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे वही चीज है, दिया किसने, तो दिस लॉ वाज गिवन बाय डाल्टन इन वाट 1803, ठीक है, ये आप नोट करेंगे, ठीक। तो ये रहा एक सिंपली गुणित अनुपात का नियम। जो चीज़ें सिंपल है उसको कठिन बनाने से कोई फायदा नहीं होता है। फिलहाल आप चाहें तो इस नियम को यहाँ तक नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रहा, फिलहाल आगे बढ़े, ठीक। चले बच्चों, अब देखते हैं जो चौथा नियम है, जिसे कहेंगे व्युत्क्रम अनुपात का नियम, ठीक है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन नियम, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, इस नियम के अनुसार क्या बोल रहा है, 2 या 2 से अधिक तत्व अलग अलग तीसरे तत्व की स्थिर मात्रा के साथ जब क्रिया करते हैं, तो इन तत्वों की आपस में क्रिया करने वाली मात्राओं के बीच भी पूर्ण अनुपात होता है। अब यहाँ पूर्ण अनुपात को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 2 तत्व लेना पड़ेगा, ठीक है। सपोज एक हमने ले लिया हाइड्रोजन, ठीक है, और एक ले लिया ऑक्सीजन, ठीक है। ये पहला तत्व है और ये क्या है, दूसरा तत्व है। तो जब ये दोनों आपस में क्रिया कराएंगे तो बच्चों इनका एक कंपाउंड बन के आएगा जिसका नाम H2O होगा, राइट। और यही भी हम कंसाइडर कर लें कि एक कार्बन नाम का तीसरा तत्व दिया है, तो यह कार्बन जब इसके साथ भिड़ेगा तो आपस में क्रिया कर लेगा, यह कार्बन जब इसके साथ भिड़ेगा तो आपस में क्रिया कर लेगा। तो बच्चों जब हाइड्रोजन और कार्बन का हम कंबाइनेशन कराएंगे तो यहाँ हम चाहे तो आसानी से CH4 लिख सकते हैं, एक प्रकार का कंपाउंड, ठीक। और यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन बीच में हम क्या करेंगे, तो एक CO2 कंपाउंड लिख सकते हैं। अब जो CH4 और CH2 है, इसका अगर हम अनुपात निकालें तो क्या मिलेगा, तो द्रव्यमान के हिसाब से अगर ध्यान से देखें तो यहाँ लिख सकते हैं बच्चों CH4 CH4 मतलब होता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में संबंध। तो यहाँ बच्चों कार्बन एक होता है 12 और यहाँ होता है हाइड्रोजन 4 दिया है, तो यहाँ पर सिंपली 4 लिख देंगे, ठीक है। चलिए अगर यही बात करते हैं CO2 जो निकला है, तो CO2 में कार्बन का अनुपात और किसका अनुपात, ऑक्सीजन का। तो कार्बन कितना 12, ऑक्सीजन कितना 2 तो 16 दूना 32, ठीक है, ठीक है। अच्छा अगर इन दोनों को ध्यान से देखें तो यहाँ पे इन दोनों का जो अनुपात आ रहा है दूसरे और तीसरे का, दूसरे तीसरे का और पहले तीसरे के बीच में जो अलग अलग प्रकार के कंपाउंड बने हैं, मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों के द्रव्यमानों का जो अनुपात आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो बच्चों यहाँ पे 12-12 फिक्सेड कर देंगे, 12-12 फिक्सेड हो जाएगा। और इसे 4 और 32 को ध्यान से देखें तो यहाँ पे हो जाएगा 4 संबंधे 32, यानी एक संबंध कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इस एक संबंध 8 को यहीं पे छोड़ें और आ जाए आप पहले और दूसरे का बीच में, जो आप शुरू में जो तत्व लिए थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इनमें क्या देख रहे हैं कि जो H2O बना था उसका अगर अनुपात देखें तो H संबंधे O का जो अनुपात आएगा बच्चों, हाइड्रोजन कितना है 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 संबंधे क्या हो जाएगा, 2 संबंधे हो जाएगा 16, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 1 संबंधे 8। अब क्या लगा सर कि जो पहला कंपाउंड बना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिला करके, वहां पे जो उनका एक अनुपात मिला है 1 संबंधे 8, इसी हाइड्रोजन और कार्बन से यहाँ पे जो तीसरा हमने तत्व लिया है इनसे जो अलग अलग प्रकार का कंपाउंड बना है, तो यहाँ पे जो भी अनुपात मिल रहा है, जो भी सरल अनुपात मिल रहा है, यह सरल अनुपात इस सरल अनुपात के बराबर है, इस सरल अनुपात के पूर्णांक के जैसा है। ये भी एक प्रकार के पूर्णांक है, क्या है, ये भी एक प्रकार के पूर्णांक है।
ये भी एक प्रकार के सरल अनुपात है, ठीक है। तो ये इस नियम का पूरा पूरा मतलब है, एक पूर्ण अनुपात को बता रहा है, ठीक है। तो ये रहा जी। अच्छा, अब अगर ध्यान से देखें तो इस नियम को दिया किसने था, तो लिखेंगे दिस लॉ वाज, क्या लिखेंगे, दिस लॉ वाज गिवन बाय रीचर, क्या लिखेंगे, दिस लॉ वाज गिवन बाय रीचर, क्या लिखेंगे, दिस लॉ वाज गिवन बाय रीचर, दिस लॉ वाज गिवन बाय रीचर, RICTHER, रीचर इन वाट, इन 1792, 1792 में रीचर नामक वैज्ञानिक ने इस नियम को बताया था। किस नियम को, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है, यानी कि गुणित व्युत्क्रम अनुपात का नियम, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये रहा आपका चौथा नियम, ठीक। चलिए बच्चों यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे लास्ट और पांचवा नियम है, ठीक है, गैसीय अनुपात का नियम। अगर ध्यान से देखा जाए तो अब तक का सबसे आसान नियम है, किसमें, लॉ ऑफ केमिकल कंबाइनेशन। ये लॉ ऑफ केमिकल कंबाइनेशन का सबसे आसान नियम है, ठीक है, जिसे हम पांचवा नियम देते हैं। इसे हम दूसरा भाषा में बोल सकते हैं गैलुसेक का नियम, ठीक है। तो गैसीय अनुपात का नियम अगर ध्यान से देखा जाए तो सबसे पहले भाषा क्या कर रहा है, इस नियम के अनुसार, ठीक है, गैलुसेक नाम वैज्ञानिक ने दिया था। उसने बोला था कि जब विभिन्न गैसें, यानी कि जब अनेक प्रकार की गैसें आपस में क्रिया करती हैं तो वहां पे अभिक्रिया करने वाले जो उनके आयतन होंगे उनके बीच में समान अनुपात होता है हमेशा, ठीक है। बच्चों आपको मजा तब आता है जब हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल की सिंपली बात करते हैं तो यहाँ पे हमने ले लिया H2 हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक, और यहाँ पे ले लिया Cl2, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या है, एक प्रकार का गैस है, Cl2 क्या है, एक प्रकार का गैस है, और ये सिंपली क्या बनाते हैं, HCl का फॉर्मेशन कराते हैं, ये भी क्या है, एक प्रकार का गैस है, ठीक। तो बच्चों अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे जो H2 लिए हैं और जो Cl2 लिए हैं ये केवल एक यूनिट है, एक यूनिट बोल सकते हैं, या अपनी भाषा में बोल सकते हैं कि सपोज ये 100 ml गैस को बता रहा है। किसको बता रहा है, ये 100 ml है, ये भी क्या है 100 ml है, और ये जो बना है 200 ml है। या यूं बोले दूसरी भाषा में, कि ये कुछ ऐसा, ठीक, ये कुछ ऐसा, ठीक, और ये फाइनली कुछ ऐसा। इसे क्या बोलते हैं, एक यूनिट वॉल्यूम बोलेंगे, राइट। यहाँ क्या बोलेंगे, एक यूनिट वॉल्यूम बोलेंगे, राइट, और यहाँ पे क्या बोलेंगे, 2 यूनिट वॉल्यूम बोलेंगे। तो प्यारे बच्चों मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर जो गैस का कंबाइनेशन हुआ है, जो गैसें आपस में अभिक्रिया कर रही हैं, उनका जो वॉल्यूम है, उनका जो आयतन है, वो एक सरल अनुपात में रहेगा। यानी अभिक्रिया करेंगे और अभिक्रिया करने के बाद जो भी कुछ अनुपात मिलेगा उनका एक सरल अनुपात रहेगा। दैट मीन्स यू बोलते हैं इनका जो रेशियो होगा 1:1, और ये संबंध है यहाँ पे लिख सकते हैं 2। तो ये होता है बच्चों सरल अनुपात। क्या होता है, सरल अनुपात। क्या होता है, सरल अनुपात, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, जैसे हम बात करते हैं अमोनिया को लेकर के, ठीक है। तो अमोनिया कैसे बनता है, नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल, ठीक है, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल, ठीक है, क्या बनाएगा NH3, बैलेंस करते हैं बच्चों, तो नाइट्रोजन 2, ठीक, हाइड्रोजन 2, ठीक, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 3, यहाँ पर अगर 2 कर दें 2 3 6, 2 नाइट्रोजन ये कंप्लीट है, 2 नाइट्रोजन कंप्लीट है, 2 3 6, हाइड्रोजन कितना है 6, हाइड्रोजन कितना है 2, क्या करेंगे 3 से गुणा, ठीक। तो अब यहाँ ध्यान से देखें तो नाइट्रोजन जो है वो कितना है, वो सपोज 100 ml है, राइट, और यहाँ पे ये कितना है, हाइड्रोजन का 300 ml है, ठीक है, 300 ml है, ठीक है, और यहाँ पे क्या बना है 200 ml बना है, कितना बना है 200 ml बना है, ठीक। अब सिंपली वे में यह जो है कुछ ऐसा, यह जो है कुछ ऐसा, और यह है कुछ ऐसा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक यूनिट वॉल्यूम, क्या देखेंगे 1 यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे क्या देखेंगे 3 यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, और यहाँ पे क्या देखेंगे 2 यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, 2 यूनिट वॉल्यूम। तो बच्चों यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमेशा रिएक्शन से पहले, रिएक्शन के बाद इन सब का फॉर्मेशन 1 संबंधे 3 संबंधे 2, ये भी क्या है एक प्रकार का सरल अनुपात है। क्या है,
सरल अनुपात है, ठीक है, सरल अनुपात है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं H2 प्लस O2 की फॉर्मेशन क्या बनता है बच्चों, H2O बनता है, क्या बनता है H2O। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखेंगे H2 O2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 दूना 4, यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर से वही बात, तो यहाँ पे जनरली क्या लिखते हैं 200 ml, 100 ml, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा 200 ml। तो अब ध्यान से देखें, 2 यूनिट वॉल्यूम क्या लिखेंगे, 2 यूनिट वॉल्यूम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 यूनिट वॉल्यूम लिखेंगे, ठीक है, 1 यूनिट वॉल्यूम होगा, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा फाइनली बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 2 यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से क्या देखा आपने कि यहाँ पर भी अभिकारकों का और उत्पादों का, ठीक है, अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद, यानी कि 2 संबंधे 1 संबंधे यहाँ पे 2, ये भी क्या है एक निश्चित और सरल अनुपात है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली यार अब कुछ कहना तो है नहीं, अब तो साफ साफ स्पष्ट है, एग्जाम्पल भी हो गया कि जो गैसीय अनुपात का नियम है वो टोटली गैस को बता रहा है। हमेशा एक गैसीय अनुपात का नियम में जो गैस का रेशियो होगा वो सरल ही होगा, कब, अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद, ठीक, जैसा कि आप देख रहे हो, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे सिंपली बच्चों, इस नियम को दिया था किसने, तो कहीं आप लिख लें, कहीं आप इसको लिख लें, कहाँ लिखेंगे, इस नियम को दिया था किसने, इस नियम को दिया था 1808 में गैलुसेक ने, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे दिस लॉ वाज गिवन बाय गैलुसेक, ठीक है, किसने दिया था, गैलुसेक इन 1808 में गैलुसेक नामक वैज्ञानिक ने इस नियम को दिया था, ठीक है। और यही रीजन है कि इस नियम को हम दूसरी भाषा में गैलुसेक का नियम भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों आज के क्लास में इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको हर एक बातें क्लियर हुई होंगी, हर एक बातें समझ में आई होंगी। अभी भी जिन बच्चों को लगता है कहीं पे दिक्कत है, कहीं पे कंसेप्ट बिगड़ रहा है या उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो वीडियो को सबसे पहले पॉज करें, वीडियो को ब्रेक लें, उसको 2 से 3 बार रिवर्स करें। मैं आपसे ये दावा करता हूँ कि आपको पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी, पूरा टॉपिक आपको 100% क्लियर हो जाएगा। फिलहाल फिर भी अगर आपको लगता है तो आप चाहें तो कमेंट करें, और हाँ आज आप कमेंट जरूर करेंगे और बताएंगे कि आज का लेक्चर कैसा लगा। आने वाले लेक्चर का इंतजार करें, आने वाले लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आगे की जो महत्वपूर्ण टॉपिकें हैं उनको हम लेंगे। फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं, तब तक लेते हैं आपसे ब्रेक। धन्यवाद।